हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 दिसंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कोटेशन से, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, जरूरी नहीं हर किसी के पास डिग्री हो। आप बहुत सी एग्जाम्पल आप देखोगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनकी सोच अच्छी है, उनका माइंडसेट अच्छा है, उनका विजन अच्छा है, तो वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को क्या करना है, पहचानना है। आप अपने आप को जब तक नहीं समझ पाओगे, आप किसी भी स्थिति में रहोगे वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप अपने आप को पहचानिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए और अपने आप में हर टाइम में कुछ न कुछ नया ऐड करते जाइए, कुछ न कुछ सीखते जाइए। तो एक समय आएगा कि आप भी अपने शिखर पे पहुंच जाओगे। ओके, यानी कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है हर इंसान के लाइफ में, तो आपको उस पर काम जरूर करना चाहिए। सोचिए हमेशा पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। यानी कि जो BMW का जो ग्रुप है वो ग्रामीण भारत में चाह रहा है कि हम कुछ नया करें, बदलाव लाएं, तो वो किसके साथ समझौता किया है आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया है समझौता यूनिसेफ के साथ। सी, किसके साथ? यूनिसेफ के साथ किया है BMW ग्रुप। देखिए यहाँ पे इसके बारे में, BMW और यूनिसेफ ने ग्रामीण भारत में बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी वाली जो इंजीनियरिंग होती है और गणित कौशल से सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। साथ ही इन्होंने लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है। और इसका लक्ष्य क्या है, इन दोनों ने मिलकर के क्या सोचा है कि जो 4 राज्य हैं, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कितने राज्यों में ये प्लान कर रहे हैं। तो 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शिक्षा के परिदृश्य को बदलना है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, झारखंड है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने राज्यों में, 2, 4, 8, 10, तो 4 राज्यों में। वर्तमान में जो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष हैं और जो CEO है वो कौन है? विक्रम पावा जी हैं। तो ये चर्चा में बना हुआ है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो BMW ग्रुप इंडिया है ये भारत में कब से एक्टिव है? ये परिचालन शुरू किया है 2007 से। और यहाँ पे बात हो रहा है यूनिसेफ का। तो जो यूनिसेफ के इंडिया के प्रतिनिधि हैं वो कौन है भारत में? तो वो है सिंथिया मैकक्रैफे। ओके, ये है इंडिया के प्रतिनिधि यूनिसेफ के। देखिए आगे इसके बारे में दोस्तों और डिटेल में बात हो रहा है यूनिसेफ का, तो इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिसेफ है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की जो स्थापना हुई है, वो आरंभिक उद्देश्य इसका ये है कि जो भी वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था इसमें युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसी उद्देश्य से ये यूनिसेफ बनाया गया था। यहाँ पे बात हो रहा है वर्ल्ड वार 2 का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था ये वर्ल्ड वार 2। इसका स्थापना कब हुआ है यूनिसेफ का? तो ये हुआ है 11 दिसंबर 1946 को। 1953 में इसको मान्यता मिल गई थी। तो 1946 यहाँ पे देखिए आप, 45 में समाप्त हुआ युद्ध, तो ये 11 दिसंबर 1946 को बना है यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो वो है न्यूयॉर्क में। ये इंपॉर्टेंट है ईयर और इसका हेडक्वार्टर यूनिसेफ का। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो बताइए कि कौन से देश के जो सेना प्रमुख है उनको ये उपाधि दी गई है भारत के द्वारा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो दोस्तों कहाँ के हैं? डी, नेपाल के। देखिए इसके बारे में यहाँ पे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल कौन है? वो अशोक राज सिंहदेल, इनको भारतीय सेना के जनरल की जो मानक उपाधि है उससे सम्मानित किया है। यह सम्मान भारत नेपाल के लंबे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और योगदान को मान्यता देता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है।
तो रोटी और बेटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच में ही है। रोटी बेटी क्यों? क्योंकि भारत और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, तो वहाँ से इन दोनों की रोटी रोजी चलती रहे। और बेटी, यहाँ के जो इंडियन लोग हैं और नेपाली लोग हैं, आपस में शादी का जो रिश्ता होता है वो आपस में तय करते रहते हैं, तो इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है भारत और नेपाल का। भारत और नेपाल के बीच में 1950 से ये जो उपाधि देने की परंपरा है ये चली आ रही है, 1950 से। देखिए अभी इसके बारे में और डिटेल में नेपाल के बात हो रहा है। नेपाल का तो इसकी जो टोटल बाउंड्री लगती है भारत से वो है 1751 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछता है कि कितने किलोमीटर टच होता है टोटल। ये टोटल किलोमीटर है। अगर राज्यों का पूछे कि कितने राज्यों से टच होता है तो वो 5 राज्यों से टच होता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। और यदि ये पूछे कि कौन से राज्य से ज़्यादा सीमा टच होता है तो वो यूपी से 651 किलोमीटर। और यदि सबसे न्यूनतम पूछे, सबसे कम, तो वो होता है पश्चिम बंगाल से 96 किलोमीटर। यहीं पे सिक्किम है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सिक्किम से लगभग 97 किलोमीटर का टच होता है। तो ये अंतर है, सबसे कम है पश्चिम बंगाल से और सबसे ज़्यादा है यूपी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नक्शा है नेपाल का। तो आगे देखिए, विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। वो इसी देश में स्थित है, नेपाल में। और नेपाल में इसको एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सागर माथा। यानी कि सागर माथा एवरेस्ट का ही नाम है। भारतीय नागरिकों को वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हमने बताया ना कि यहाँ पे रोटी और बेटी का रिश्ता है। 20 सितंबर 2015 को संविधान को अंगीकृत किया है नेपाल देश ने। यानी कि यहाँ का संविधान अभी बहुत ही नया है। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये देखिए यहाँ पे, ये एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर नहीं है, क्योंकि हर देश के झंडा जो है वो ऐसे ही लगभग होता है। बट इसका देखिए कैसे है, यहाँ पे फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये रहा दोस्तों नेपाल के बारे में। इसका राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? यस बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि ये जो यस बैंक है इसके नए निदेशक कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसके बने हैं निदेशक सी मनीष जैन। देखिए इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एस बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर मनीष जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो नियुक्ति हुई है वो आरबीआई के द्वारा किया गया है। आपके एग्जाम में सीधे ये भी पूछ सकता है, तो आरबीआई करता है नियुक्ति। ये है यहाँ पे मनीष जैन जी। यह नियुक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अनुमोदन पर निर्भर है। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा नियुक्ति किया गया है। मनीष जैन की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। और ये यस बैंक में शामिल होने से पहले कौन से बैंक में थे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ ये 23 साल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है कि आरबीआई के द्वारा नियुक्ति की गई है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि जो इसका स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। और सेंट्रल ऑफिस पहले कहाँ पे था? ये कोलकाता में था। और इसके पहले गवर्नर कौन रहे हैं? तो वो है सर ओसबर्न स्मिथ। इंपॉर्टेंट है, ये इनकी फ़ोटो है। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे इनकी फ़ोटो है। नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, और यही अपने देश के पहले अर्थ मंत्री भी रहे हैं। और शक्तिकांत दास जो अभी 2018 से 2024 तक बने हुए थे, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। अब इनका स्थान कौन ले लिया है? तो इनके स्थान पे आ गए हैं संजय मल्होत्रा जी, जो कि आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये अब हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। और अभी बात हो रहा था यस बैंक का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि ये जो यस बैंक है यह भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। स्थापना हुआ था 2004 में। कौन किया था? राणा कपूर और उनके एक रिलेटिव थे अशोक कपूर। इन्होंने रैबो बैंक के साथ मिलकर के यस बैंक की शुरुआत की थी। ये है इनकी फ़ोटो राणा कपूर जी का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में है। और यह भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, यस बैंक। ओके। और ये यस बैंक जो है एमएसएमई और कारपोरेट ग्राहकों को सेवाएं देता है। यस बैंक का यही काम है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्की, ने कहाँ पे
हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है? तो बताइए कि कहाँ पे हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है डी, दुबई में हुआ है। हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का किया है फिक्की ने। देखिए इसके बारे में, हाल ही में फिक्की ने दुबई में ये प्रदर्शनी किया है। इस सांस्कृतिक और वाणिज्यिक पहल से कारीगरों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को एक मंच मिला है, प्रदान किया गया है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि कहाँ का हथकरघा का प्रदर्शनी लगाया गया था, जो मणिपुर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम है। इसने हाथ से बुने हुए शालों सहित उत्तम पारंपरिक वस्त्रों का प्रदर्शनी लगाया है। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि वो किस राज्य का प्रदर्शनी था वहाँ पे, तो वो दोस्तों मणिपुर का था। कहाँ पे हुआ है? दुबई में। किसके द्वारा किया गया है? फिक्की के द्वारा। तो फिक्की के भी बारे में देख लीजिए कि फिक्की क्या है। ये दोस्तों ये भारत के व्यापारिक संगठनों का क्या है? एक संघ है। तो ये व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, नाम है फिक्की। हिंदी में इसका नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। और फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना हुआ था 1927 में। किसकी सलाह पे हुआ था? महात्मा गांधी जी के। तो कौन किया था? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर, ये दोनों लोग मिल करके फिक्की की शुरुआत किए थे 1927 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। और फिक्की इसी के साथ भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापार संघ है। इसमें हजारों निगम, वाणिज्य मंडल, व्यापार संघ और अन्य समूह शामिल है। तो ये रहा फिक्की के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके पास और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आ पाते हैं। तो आप हमें मोटिवेट करिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये कौन सा खिताब है? सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो बताइए, सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो जीते हैं बी, डी गुकेश। कौन जीता है? भारत के डी गुकेश। देखिए इनके बारे में, ये यहाँ पे इनकी फोटो है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में किसको हराए हैं? चीन के डिंग लीरेन को हरा करके ये खिताब जीते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से नंबर का था, तो वो 14वें नंबर का था। ये भी पूछ सकता है कि किस देश के खिलाड़ी को हराए हैं, तो चीन के। नाम भी पूछ सकता है, तो उनका नाम है डिंग लीरेन। ओके, तो इतना डिटेल्स हमें यहाँ पे पढ़ना है और ध्यान देना है। ये चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे है? तो ये दोस्तों सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और ये मात्र 18 वर्ष की उम्र में लीरेन को हरा करके सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप मतलब चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने 11 कास्पारोवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके पास अभी तक का रिकॉर्ड था कि ये 22 वर्ष 6 महीना और 27 दिन में सबसे कम उम्र का खिताब जीतने वाले थे। और अब ये बन गए हैं गुकेश। ओके, गुकेश के पहले भारत के विश्वनाथ जो आनंद है, वो 2000 और 2002, 2007 और 2013 में विश्व शतरंज के चैंपियन थे। यानी कि इससे पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद, विश्व शतरंज चैंपियन। देखिए अब इसके अगले प्रश्न को। अगला क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 12 SU मतलब सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि आपको सिंपली बस ये बताना है कि जो 12 सुखोई जो विमान है, जिसका नाम है 30 MKI, वो किस संस्था के द्वारा अब बनाया जाएगा? तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HAL। अब ये बनाएगा 12 सुखोई विमान। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये साइन हुआ है सुखोई को बनाने के लिए। कितना? 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच एक हस्ताक्षर हुआ है। इसमें जो खरीदा गया है वो कितना है? लागत 13,500 करोड़ रुपए का ये पूरा लागत है। इसमें जो है स्वदेशी जो उपकरण होगा, सामग्री होगा, वो लगभग 62.6% होगा। और इस विमानों का जो निर्माण है वो हाल के कहाँ पे, कौन से डिवीजन में होगा? नासिक डिवीजन में।
तो इसका कई डिवीज़न है। तो इसका जो नासिक वाला डिवीज़न है वहाँ पे ये बनाया जाएगा 12 सुखोई 30 MKI विमान। यहाँ पे बात हो रहा है हाल इसको बना रहा है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में HAL, हाल। पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। इसका स्थापना हुआ था 23 दिसंबर को 1940 में। कौन किया था उस समय? उद्यमी श्री सेठ वालचंद्र हीराचंद जी। ओके, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और यहीं पे आज भी इसका मुख्यालय स्थित है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। तो ये हाल का हेडक्वार्टर किस राज्य में है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और मार्च 1949 में ये प्राइवेट से भारत सरकार का एक हिस्सेदार बन गई। प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार का जो इसमें शेयर है वो कितना है? वो है 71%। कितना है? 71% इसमें शेयर है भारत सरकार का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? 10वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये दोस्तों हुआ है सी, देहरादून में। कहाँ पे हुआ है? देहरादून में हुआ है इसका आयोजन। देखिए इसके बारे में, यहाँ पे हुआ है इसका आयोजन। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किए हैं। तो कौन किया है? यहाँ के CM। इसका विषय क्या है इस बार का? डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो डिजिटल जो व्यवस्था है उससे हमें स्वास्थ्य को सुधारना है, आयुर्वेद वाला। हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि ये हर 2 साल पे होता है, हर साल वाला ये नहीं है। ये इसका जो 9वें नंबर का संस्करण था 2022 का, वो हुआ था गोवा में। और 10वां कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड में। पहला वाला यानी कि ये तो हो गया लास्ट, मतलब जस्ट पिछला वाला, और ये हो गया प्रेजेंट टाइम का। और यहाँ पे बात हो रहा है सबसे पहला, तो पहला सम्मेलन हुआ था 2002 में। वो किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। यानी कि पहला हुआ था 2002 में केरल में, जस्ट लास्ट वाला हुआ था 2022 में गोवा में, और इस बार 24 में हो रहा है उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो सम्मेलन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? बाउमा कनेक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बताइए कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ था सी, ग्रेटर नोएडा में, यानी कि यूपी में इसका उद्घाटन किया गया था। देखिए इसके बारे में, कौन किया था इसका उद्घाटन? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में बाउमा कान एक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। इस आयोजन का फायदा क्या होगा कि भारत का जो वैश्विक निर्माण है वो मजबूत होगा। जैसे कि भारत में बनी मशीनरी अब अमेरिका तक पहुंच रही है, यानी कि ये निर्माण को मजबूती देगा। भारत का निर्माण जो है इस समय वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। साथ ही भारत क्या प्लान किया है कि हमें 2070 तक कार्बन प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल कर लेना है। तो 2070 तक क्या हो जाएगा? भारत कार्बन फ्री देश हो जाएगा। प्रदर्शनी का इस बार का मुख्य विषय क्या है? तो वो है विकसित भारत। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है विषय और थीम भी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो कौन सा गेम है ये? खेलो इंडिया विंटर गेम। तो बताइए कि 2025 का ये किस राज्य में होने वाला है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये होने वाला है बी, लद्दाख में। कहाँ पे होगा? लद्दाख में। देखिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से 2025 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेंगे। यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में संयुक्त रूप से ये होने वाला है। खेलो इंडिया शीतकाल खेलों के 2024 संस्करण की भी लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में मेजबानी की गई थी। यानी कि पिछली बार भी यहीं पे हुआ था और 2025 में भी यहीं पे होने वाला है। 2024 से पहले इसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता था। ओके, और अब कहाँ पे हो रहा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में जगह। पहला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2000 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हर साल आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि बिहार में यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 में होने वाला है। और यहीं पे
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी आयोजित किया जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछे कि 2025 में यूथ और पैरा गेम्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होने वाला है, कौन से राज्य में, तो ये बिहार में होने वाला है। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप खुल करके हमें बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।